स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे फार्मासिस्ट की, उसका पार्ट सेकेंड। और बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई दोस्तों, उसके लिए सॉरी। थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो गया था और थोड़ा पर्सनल कुछ अपना काम था, इस वजह से नहीं आ पाई। शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा जाकर के वो है आपकी स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो इनमें से कौन सा सिम्टम्स आपको शो होगा जाकर के। डिक्रीज इन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इनहिबिशन ऑफ ब्रोंकियल सेक्रीशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिनेक्टर मसल्स ऑफ द आइरिस ऑफ द आई। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिनेक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यानी कहने का मतलब है डिक्रीज इन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी यानी मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। इनहिबिशन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, यानी जो ब्रोंक्यूल्स से सिक्रीशन होते हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। ब्रोंक्यूल्स यानी लंग्स की बात हो रही है आपकी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पाइनेक्टर मसल्स ऑफ द आइरिस ऑफ द आई, यानी जो आँखों में जो आइरिस है, आइरिस जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पाइनेक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, या जो यूरिनरी ब्लैडर्स की मसल्स हैं वो जो है आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इनमें से क्या राइट आंसर होगा? द राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पाइनेक्टर मसल्स ऑफ द आइरिस ऑफ द आई। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली दो तरीके के सिस्टम होते हैं। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो बॉडी जो आपकी है एड्रेनलिन का सिक्रीशन ज़्यादा करेगी, जिसकी वजह से आपको फाइट, फ्राइट या फ्लाइट, जो कि आपने पढ़ा होगा 3F फंक्शन ऑफ द बॉडी, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो ये इस तरीके के फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा और उसमें क्या होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ें हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि आपका रिस्पायरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करेगा तो वो क्या करेगा जा करके, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम होता है हार्ट बीट को कम कर देना, रिस्पायरेशन भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आई जो है एक आपका एक्सेप्शन होगा। आई में क्या होगा कि आई में जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, यानी आइरिस जो आपकी मसल्स हैं आई की उसको जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और सिंपैथेटिक सिस्टम डायलेट कर देगा जा करके आई की मसल्स को। तो दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो आँखों पे क्या असर पड़ेगा, तो आँखें जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आप समझिए, ज़्यादा डीप पे नहीं चलेंगे। जो आइरिस होंगी जा करके वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी जा करके, ठीक है। आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा, और सिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वो डायलेट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज्ड एज, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन पहली ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से डिराइव की गई थी, यानी बैक्टीरिया से प्राप्त की गई थी। उसके पहले जो एंटीबायोटिक्स थी वो पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक थी वो फंगस से मिलती थी, पेनिसिलम नोटेटम, ठीक है। तो बैक्टीरिया से जो आपकी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की गई है, इसकी खोज करी थी वॉक्समैन ने। वॉक्समैन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने खोजा था बैक्टीरिया से सबसे पहले एंटीबायोटिक। और फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनका आपने नाम सुना होगा, इन्होंने पेनिसिलिन से यानी फंगस से सबसे पहले खोजी थी एंटीबायोटिक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या क्या काम हो सकता है इन एक्यूट इन्फेक्शन, एंटी ट्यूबरकुलर, निमोनिया या आल। तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर है, ये आप सभी लोग जानते हैं। निमोनिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो आंसर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा, ऑल, यानी सभी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है? ब्रोमोक्रिप्टिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एरगेट, ब्रोंकियोडाइलेटर्स, नर्विंग टॉनिक। नर्व का मतलब हो गया जाकर कि जो आपके नर्व्स हैं, जो आपकी नसें हैं, उनको जो है एज अ टॉनिक की तरह काम करेगा, मतलब उनको ताकत देगा। या एंटी इपिलेप्टिक होगा, एंटी इपिलेप्टिक का मतलब सीजर के अगेन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है बहुत ही अच्छी जो है, ये एक क्वेश्चन है आपका, डेरिवेटिव ऑफ एरगेट। द राइट आंसर इज डेरिवेटिव ऑफ एरगेट। तो ब्रोमोक्रिप्टिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एरगेट।
क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे, नाइट्रोबेंजीन एंटीबायोटिक। देखिए, जो नाइट्रोबेंजीन एंटीबायोटिक का उदाहरण आपको बताना है, फ्यूरोजोलिडीन होगा, नाइट्रोइमिडाजोल होगा, क्लोरमफेनिकॉल होगा या नाइट्रोफ्यूरेंट्वाइन होगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्लोरमफेनिकॉल। और क्लोरमफेनिकॉल का एक आपका एक और क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इनमें से कौन सी एक ऐसी नाइट्रोबेंजीन कंटेन करने वाली रिंग है जिसमें, जो कि एक प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, यानी ना सेमी सिंथेटिक है, ठीक है, और ना ही जो है सिंथेटिक के अंदर ही है, यानी प्योर जो सिंथेटिक होगी जा करके, नेचुरल तो होगी ही नहीं, प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक कौन सी है जो कि नाइट्रोबेंजीन रिंग कैरी करती हो, वो है आपकी क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल आपका जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस भी होता है जा करके, किसमें, एक आपकी बैक्टीरियल डिसीज होती है जा करके टाइफाइड, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से, तो उसमें जो है ड्रग ऑफ चॉइस आपकी होती है क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया कि नाइट्रोबेंजीन कंटेन करने वाली प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक कौन है, तो आप बताएंगे क्लोरमफेनिकॉल। और ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है अभी जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट पेपर करवाया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे, हाइल्यूरोनिक एसिड फाउंड इन। जो हाइल्यूरोनिक एसिड है, हाइल्यूरोनिक एसिड ये कहाँ पाया जाएगा, एसाइटोस्टोमेटा, एस्कैरीज या फीमेल एनाफिलीज में, या ऑल यानी सभी में। तो द राइट आंसर इज एसाइटोस्टोमा, एसाइटोस्टोमा इसमें पाया जाएगा हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। और कभी कभी आपको स्प्रेडिंग को इफिशियंट करके एक दे दिया जाता है, जहाँ पे आपको स्प्रेडिंग वर्ड मिल जाए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल होता है या जिसकी प्रॉपर्टी होती है स्प्रेडिबिलिटी के लिए, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो आ जाएगा आपको हाइल्यूरोनिक एसिड मिल जाएगा, या हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम करके होता है, तो ये स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट होता है, मतलब स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट आपको वर्ड मिल जाए तो आप हाइल्यूरोनिक एसिड या हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम करके आएगा, उस पर आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, बाउचेरिया बैनक्रोफ्टाई कॉजेज ऑफ। देखिए, जो बाउचेरिया बैनक्रोफ्टाई है ये क्या कॉज करता है, फाइलेरिया, टेनियासिस, एमीबियासिस या मलेरिया। देखिए, द राइट आंसर इज फाइलेरिया। फाइलेरिया कब होता है जाकर के, फाइलेरिया होता है जाकर के आपका पैरों में या हाथों में, ठीक है। और बॉडी में आपका एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि जो बॉडी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं या जो प्लाज्मा आपका नीचे होता है उसको लेकर के ऊपर आती हैं और दोबारा फिल्टर करवा के फिर नीचे से ऊपर, ये इस तरीके का काम होता है। जैसे कि आपका ये बॉडी है, ये दोनों आपके जो है पैर हैं, और यहाँ से आएगा और इस तरीके से वापस लेके जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स जो है आपकी डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे आपका जो प्लाज्मा है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहीं पे कलेक्ट होना चालू हो जाता है। और जब यहाँ पे कलेक्ट होना चालू हो जाता है तो पैरों में आपके स्वेलिंग आ जाती है, इसी को कह दिया जाता है एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पाँव, ठीक है। तो ये आपका होता है फाइलेरिया। और ये किस वजह से होता है जाकर के, बाउचेरिया बैनक्रोफ्टाई नामक एक आपका माइक्रोब्स होता है, इसकी वजह से होता है जाकर के। और साथ ही साथ ये किस मच्छर या किस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, कौन सा मच्छर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं जाकर के फाइलेरिया के लिए, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो है पहुंचती हैं और ट्रांसमिशन का काम करती हैं, वेक्टर होती हैं, वाहक होती हैं ये जो मच्छर होते हैं। वैसे भी जो खून पीने का काम होता है वो फीमेल का ही होता है अगर देखा जाए, जस्ट फॉर किडिंग, और इससे आपको याद हो जाएगा। 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, बीसीजी वैक्सीन ऑब्टेन्ड बाई। बीसीजी वैक्सीन कैसे मिलती है, बैसिलस कॉलमेटिग्वेरिन वैक्सीन कैसे मिलती है, लाइव सेल ऑफ बैक्टीरिया, किल्ड सेल ऑफ बैक्टीरिया, टॉक्साइड से, या आपका चौथा ऑप्शन है लाइव सेल ऑफ वायरस। यानी ये कौन सी बात है, मतलब ये लाइव सेल ऑफ वायरस या लाइव सेल ऑफ बैक्टीरिया, किल्ड सेल ऑफ बैक्टीरिया, टॉक्साइड। द राइट आंसर इज, अगर बैक्टीरिया है, बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए आती है, टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, तो उसको बैक्टीरिया की द्वारा ही जो सब्सटेंस हमको डिराइव्ड किया जाएगा उसी से किल होगा, तो यानी लाइव सेल ऑफ बैक्टीरिया। लाइव सेल ऑफ बैक्टीरिया से जो हमें केमिकल प्राप्त होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं बीसीजी की वैक्सीन बनाने के लिए। फिर पढ़ेंगे 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, एलर्जी इज एसोसिएटेड टू। जो एलर्जी आपकी है वो किससे एसोसिएटेड है, चार ऑप्शन आपके सामने, इन ऑप्शंस में से देखना है। चेंजेस इन जेनेटिक चेंजेस, चेंज इन जेनेटिक चेंज, मतलब जो जेनेटिक चेंज होते हैं अगर उसमें ही चेंज हो जाए, या चेंज इन इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स, या आपके जो इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, इम्यूनिटी वाला पैरामीटर्स उसमें चेंज हो जाए तो एलर्जी आपको हो सकती है, या ओवरडोज हो जाए, या टेरेटोजेनिसिटी हो जाए। टेरेटोजेनिसिटी का मतलब होगा जा करके फीटल एबनॉर्मेलिटीज़।
तो एलर्जी इज एसोसिएटेड टू, आप कह सकते हैं एलर्जी आपको तभी होगी जब आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाए, यानी चेंज इन इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स, जब आपके इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाएगा तब आपका जो है एलर्जी हो सकता है, या एलर्जी उसी से रिलेटेड होती है। कोलेस्ट्रामीन, जो कोलेस्ट्रामीन है, कोलेस्ट्रामीन इसका इस्तेमाल क्या होता है, कोलेस्टाइरामीन एंटी हाइपरटेंसिव होगा, हाइपोलिपिडेमिक होगा, एंटी प्लेटलेट होगा, या एंटी डायबिटिक होगा। तो द राइट आंसर इज हाइपोलिपिडेमिक। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइपरलिपिडेमिक, जब हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन होती है तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप बता देंगे कोलेस्टाइरामीन या कोलेस्ट्रामीन, ठीक है। और ये शायद आपका क्वेश्चन एनसीएल फार्मासिस्ट में आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ होगा तो इसी से रिलेटेड एक आया हुआ था जिसमें से आपको नियासिन यानी जो निकोटिनिक एसिड होता है विटामिन B3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। गूगल लिपिड्स इफेक्ट ऑन, तो जो गूगल लिपिड है इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या लिपिड, किस पे इसका इफेक्ट होता है जाकर गूगल लिपिड का, द राइट आंसर इज लिपिड, लिपिड पे जो है आपका काम करता है जाकर गूगल लिपिड। 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर आल्सो कॉल्ड एज, जो यूरेथ्रा में सपोजिटरीज हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, देखिए सपोजिटरीज अलग अलग तरीके की होती हैं, वेजाइनल सपोजिटरीज होगी, यूरेथ्रल सपोजिटरीज होगी, नेज़ल भी होती है और ईयर भी होती है। तो इस तरीके की जो आपकी सपोजिटरीज होती हैं जो बॉडी कैविटीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, बॉडी कैविटीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, होती है रेक्टल सपोजिटरीज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती है ये क्या होती है, बोगीज, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, बोगीज, पेसरीज, सपोजिटरीज, या आपका चौथा ऑप्शन जो है वो है नेज़ल बोगीज। तो देखिए नेज़ल बोगीज आप नाम से ही समझ रहे होंगे नाक के लिए होगा, सपोजिटरीज तो ओवरऑल उसका नेम ही सपोजिटरीज है। पेसरीज किसको कहते हैं, जो वेजाइनल सपोजिटरीज होती है, वेजाइनल सपोजिटरीज इसको कह दिया जाता है पेसरीज। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो वेजाइनल सपोजिटरीज होती है उसको क्या कहा जाएगा, तो पेसरीज। और बोगीज किसको कहेंगे जाकर, यूरेथ्रल जो सपोजिटरीज होती है इनको कहा जाता है बोगीज, यूरेथ्रल सपोजिटरीज को हम लोग कहते हैं बोगीज। तो राइट आंसर इज ए, यानी यूरेथ्रल सपोजिटरीज आपकी हो गई जाकर कौन सी, बोगीज, बोगीज, यूरेथ्रल सपोजिटरीज का दूसरा नाम हो गया बोगीज, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। कोका बटर इज यूज्ड एज बेस इन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोका बटर एक बेस की तरह किस में इस्तेमाल होता है जाकर के, पेस्ट में, ऑइंटमेंट की फॉर्मुलेशन में, क्रीम की फॉर्मुलेशन में, सपोजिटरीज में, द राइट आंसर इज सपोजिटरीज में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द सेकेंड नेम ऑफ कोका बटर, तो कोका बटर का सेकेंड नेम क्या होता है, तो आप बताएंगे थियोब्रोमा ऑयल, थियोब्रोमा ऑयल, थियोब्रोमा ऑयल, ठीक है, ये सेकेंड नेम ऑफ कोका बटर। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एंट सिबोस मीन्स, देखिए एंट सिबोस का मतलब क्या होता है जाकर के आप लोग जानते होंगे, टर्मिनोलॉजी का है, बिफोर मील, 2 टाइम्स अ डे, आफ्टर मील, या एट बेड टाइम। तो इसका आ जाएगा जाकर के बिफोर मील, ठीक है, एंट सिबोस। और पोस्ट सिबोस, पोस्ट सिबोस का मतलब हो जाएगा आफ्टर मील यानी खाने के बाद, और एंट सिबोस का मतलब बिफोर मील यानी खाने के पहले, ठीक है। बीडी का मतलब क्या होता है जाकर के, बीडी, बीडी का मतलब ही तो होता है बिस इन डाई यानी ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 बार, तो ट्वाइस अ डे। और एट बेड टाइम होरा सोमनी, एच एस का मतलब होता है होरा सोमनी एट द बेड टाइम। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हेन कैम्फर एंड मेंथॉल आर मिक्स्ड इट, आपका जो कैम्फर और मेंथाल है जब इसको मिक्स किया जाएगा तो ये क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, या क्रिस्टल में बन जाएगा, या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कैम्फर और मेंथाल को हम लोग मिक्स करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका कारण क्या होता है कि जब दो ऐसे सब्सटेंस जिनका लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट हो यानी मेल्टिंग पॉइंट कम हो और उनको आपस में मिक्स किया जाता है तो वो जो है लिक्विफाई हो जाते हैं, तो इसको कह देता है ईयूटेटिक मिक्सचर करके एक होता है ईयूटेटिक मिक्सचर, ठीक है। तो यानी जब दो ऐसे कंपाउंड जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम हो यानी 24 डिग्री सेल्सियस से भी अगर कम हो तो होगा क्या जाकर के 25 डिग्री सेल्सियस से भी अगर कम होता है तो वो जो है लिक्विफाई हो जाएंगे जाकर के, ठीक है, लिक्विफाई हो जाएंगे यानी सेमी सॉलिड कंडीशन में आ जाएंगे। अगर सॉलिड कंडीशन में तो सेमी सॉलिड कंडीशन में आ जाएंगे, और अगर सेमी सॉलिड कंडीशन में है तो फिर वो केवल लिक्विड कंडीशन में आ जाएंगे। इसी तरीके से आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसका जो राइट आंसर है वो लिक्विड आ जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन आया है थोड़ा घुमा फिरा करके आया है, ये आया जा करके आपका अभी यूपी आर्मिनल फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन हुआ था उसमें।
ठीक है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 1 फ्लूइड आउंस इज इक्विवेलेंट टू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 फ्लूइड आउंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 ml, 20 ml, 25 ml या आपका 10 ml। तो द राइट आंसर इज 30 ml। 30 ml के बराबर होता है 1 फ्लूइड आउंस। अगर एक फ्लूइड आउंस की बात करें तो 30 ml के बराबर होगा जा करके। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बढ़ेंगे, देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच स्टिमुली इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंपैथेटिक आउटपुट। जब सिंपैथेटिक आउटपुट होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा जा करके, किस तरीके का स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होगा? फाइट और फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज या ऑल ऑफ द एबव। तो फाइट और फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, तीन तरीके के होते हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था 3F। ठीक है, 3F ग्लैंड कहा जाता है एड्रेनलिन। एड्रिनल ग्लैंड जो आपका होता है उसको कह दिया जाता है 3F ग्लैंड, यानी तीन तरीके के F होते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक है, और 4S ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। सेक्स, साल्ट, शुगर और स्ट्रेस, चार चीज़ें इसका फंक्शन होता है। तो फाइट और फ्लाइट क्यों कह दिया जाएगा? सिंपैथेटिक क्यों की बात हो रही थी। अगर पैरा सिंपैथेटिक होता तो ये फाइट एंड फ्लाइट नहीं होता जाकर, तो ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता जाकर के एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाती हैं चीज़ें अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें। और सिंपैथेटिक की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होगी जाकर के, उड़ो या लड़ो की कंडीशन। ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक बॉडी सिस्टम जब एक्टिवेट होता है बॉडी में तो हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। माइंड अगर एक तरीके से देखा जाए ज़्यादा तेज काम करता है, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। और बॉडी के अंदर सारी जो प्रोसेस होती हैं वो सीधे स्टिमुलेट हो जाती हैं, इसीलिए कह दिया जाता है फाइट और फ्लाइट। 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। सी अपर सेट, सी अपर सेट का मतलब क्या होगा जाकर के? 3 टाइम्स डेली, व्हेन नेसेसरी, सफिशिएंट टू मेक या अर्ली मॉर्निंग। द राइट आंसर इज व्हेन नेसेसरी, जब आपको ज़रूरत हो। तो आप जो है प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ देखते हैं SOS, जिसको कह दिया जाता है सी अपर सेट। फिर बढ़ेंगे 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। प्रिस्क्रिप्शन, सॉरी थोड़ा सा स्पेस हो गया, प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग कैफीन, सिट्रेट एंड फिनोबार्बिटोन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जिसमें कैफीन, सिट्रेट हो और फिनोबार्बिटोन दोनों हो, तो ये किस एग्जाम्पल, किस कैटेगरी के प्रिस्क्रिप्शन में आ जाएगा? फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी या इंटेंशनल इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। देखिए इनकॉम्पेटिबिलिटी तो आपने पढ़ी होगी, जब दो सब्सटेंस को मिला दिया जाता है तो या तो वो एंटागोनाइज हो जाएंगे जा करके, या एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा देंगे जा करके, या तो फिर वो न्यूट्रलाइज होंगे जा करके, या टॉक्सिक इफेक्ट दे देते हैं। तो इसी तरीके से तीन तरीके की आपकी जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है वो तीन तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी थेरापेटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक फिजिकल और केमिकल। तो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा जा करके, कैफीन, सिट्रेट को और फिनोबार्बिटोन को अगर एक ही प्रिस्क्रिप्शन में आप देते हैं तो ये केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंडर में आएगा। ठीक है, 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। अ पेशेंट बीइंग डायग्नोज्ड फॉर मिस्थैनिया ग्रेविस would be expected to have improved neuromuscular function after being treated with। अगर कोई पेशेंट जो मिस्थैनिया ग्रेविस जिसको दिक्कत है, ऐसा मरीज जिसको दिक्कत है मिस्थैनिया ग्रेविस की, और हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, तो जब उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग ये सोचेंगे कि भैया इसका जो न्यूरो मस्कुलर फंक्शन है, न्यूरॉन्स और मस्कुलर का मतलब मसल्स, तो इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो। हम लोग यही आशा करेंगे, भाई दवा दे रहे हैं तो इसके जो ये फंक्शन है, जो दिक्कत है इसको थोड़ा इम्प्रूव करें और सही हो। तो कौन सी एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? इंड्रोफोनियम, डोनीपेजिल, नियोस्टिगमिन या एट्रोपिन। तो द राइट आंसर इज डोनीपेजिल, जो कि दिया गया है आपका एज पर द बुक्स आंसर। ठीक है, किताब के आंसर के हिसाब से डोनीपेजिल। अगर इसमें आपको थोड़ा डाउट लगे तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, आप पेशेंट, क्योंकि कहीं कहीं के आपको नियोस्टिगमिन भी मिल सकता है, नियोस्टिगमिन। ठीक है, फिर बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि नियोस्टिगमिन का इस्तेमाल किस में किया जाएगा, तो आ जाएगा जा करके कि मिस्थैनिया ग्रेविस में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मिस्थैनिया ग्रेविस के अंदर जब स्पेसिफाइड कर दिया जाए कि न्यूरोमस्कुलर के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको डोनीपेजिल आ जाएगा। बिजनेस मीन्स, बिजनेस का मतलब क्या होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगा या केवल कॉमर्स होगा। तो द राइट आंसर इज, बिजनेस का मतलब होता है जाकर के इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स। बिजनेस मीन्स इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स। DSBM का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
46 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मटेरियल कॉशन अगेंस्ट स्टॉक आउट। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, इनमें से कौन सी एक लेवल वो है जिसमें मटेरियल का कॉशन होता है अगेंस्ट स्टॉक आउट। भैया स्टॉक आउट होने से पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं और अब स्टॉक हमारा आउट हो सकता है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि स्टॉक, जैसे कि ये आपकी एक टेबल है, ठीक है, ये आपने एक टेबल बना दी। अब इसमें क्या होगा, एक आपका होगा गुड, ठीक है, एक का आपका होगा मीडियम का, और एक आपका होगा जाकर के लो लेवल होगा जाकर के, ठीक है। या जैसे कि इन्होंने दिखा दिया मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल या मैक्सिमम लेवल। तो ये ऊपर वाला मैक्सिमम हो गया, ये बीच वाला आपका मीडियम हो गया, नीचे वाला मिनिमम हो गया। अगर आपका स्टॉक मैक्सिमम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आप मिनिमम पे आते हैं तो मिनिमम में जैसे ही आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब हम मिनिमम में आ चुके हैं, ये मिनिमम वाला स्टॉक हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके पहले ही आपको सूचना मिलेगी कि अब हम मिनिमम में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसी को आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मटेरियल कॉशन अगेंस्ट स्टॉक आउट, की स्टॉक आउट होने से पहले ही आपको पता चल जाए तो कौन सा लेवल होता है, तो हो जाएगा मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बढ़ेंगे 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। देखिए ये देखो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए आप लोग। दूसरे सेट पेपर में भी हम लोगों को ये क्वेश्चन मिल चुका है, और इसके पहले जो पहला सेट पेपर किया था उसमें भी था ये क्वेश्चन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, सप्लायर प्राइस या ब्रॉथ। तो ये इसको कॉस्ट कर लीजिए, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही जो है आ जाते हैं, यानी बोथ, राइट आंसर बोथ। तो इसमें जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपका क्वेश्चन है ये आपका ESIC फार्मासिस्ट में आ चुका है, ठीक है। VED एनालिसिस यूजफुल फॉर, देखिए वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल जो एनालिसिस होता है, वर्क्स इन प्रोग्रेस आपसे पूछ लिया जाता है, यूपी NHM में अक्सर यही पूछा जाता है कि VED एनालिसिस दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाता है इज स्टैंड फॉर वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल, तीन और दे दिए जाएंगे। और कभी कभी होता क्या कि वाइटल एसेंशियल तो दे दिया गया, डी का मतलब नहीं दिया गया, तो डिज़ायरेबल, डिस्ट्रीब्यूटर और दुनिया भर का जितना है ऑप्शन सब आपको दे दिया जाएगा और आपको टिक करना रहेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि थोड़ा एक क्लास एक स्टेप और आगे बढ़ गए कि VED एनालिसिस किसके लिए इस्तेमाल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए या स्पेयर पार्ट्स के लिए। तो द राइट आंसर इज स्पेयर पार्ट्स। फिर 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, जो ABC एनालिसिस है वो किसके ऊपर बेस होती है, यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका ABC एनालिसिस होता है वो आपका डिपेंड करता है कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। चलेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स इन, मार्केट में जब आप रिसर्च करते हैं तो किस चीज़ में हेल्प करती है आपको, डिस्कवरिंग न्यू मार्केट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, मिनिमाइजिंग द मार्केटिंग कॉस्ट या ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। भैया यही सीधी सी बात आपसे पूछ रहा है कि जैसे सपोज दैट आपने मेडिकल स्टोर खोला, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट में इस समय चल क्या रहा है, यानी 2 4 6 मेडिकल स्टोर जो और होंगे उनका आप हाल खबर लेंगे कि भैया क्या चल रहा है, क्या किस तरीके से हमें करना चाहिए, मार्केट में कौन सा नया साल्ट आया, ठीक है, किस चीज़ की मार्केटिंग में डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो वही है डिस्कवरिंग न्यू मार्केट, नया जो नया मार्केट है उसको आप डिस्कवर करिए, ठीक है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स जो आपका सामान है उसकी क्वालिटी को आप इम्प्रूव करिए। मिनिमाइजिंग द मार्केटिंग कॉस्ट, और जो मार्केटिंग की कॉस्ट है उसको आप कम रखने का प्रयास करिए। तो ही जो है ये सारी चीज़ें आपकी मार्केट रिसर्च में आ जाएंगी जा करके, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के जो 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के MCQs, फार्मासिस्ट के सेट पेपर, प्रैक्टिस पेपर और ऑफिशियल जो क्वेश्चन और आंसर हैं वो सारी की सारी चीज़ें लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ आपको फार्मासिस्ट की जो नोटिफिकेशंस हैं, जो गवर्नमेंटेड फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है उसके बारे में भी हम लोग आपको अवगत कराते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।